वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज के मेरे मेहमान एक ऐसी पर्सनालिटी जिनकी शख्सियत के बहुत सारे रंग हैं और वो ऐसे खूबसूरत रंग हैं जिनको वो ख़ुद भी इंजॉय करते हैं, और वो जब रंग दूसरों पर बिखरते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आर्ट से तो उनका ताल्लुक़ नहीं, लेकिन आर्ट के जो लोग हैं उनसे इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और ये हमेशा जो है वो बड़ा सोशली जो है वो इन रहते हैं आप। और ये हर इंसान की अच्छी बात होती है। कहते ये हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बड़े ड्राई होते हैं, लेकिन इनके शख्सियत को देखने के बाद बिल्कुल ऐसा जो है वो अंदाज़ा नहीं होता। हाँ, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ शेड्स हैं, उनमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ है जो मुझे और मुझ जैसे शायद बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिल को भाती है और जिसकी वजह से वो इनको बहुत इज़्ज़त देते हैं, मान देते हैं, वो ये कि वो बच्चे या वो इस माशरे के लोग जो अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते, जो अनप्रिविलेज्ड जो है वो स्टेटस रखते हैं, उन बच्चों की ये विशेस पूरी करते हैं। मेक अ विश फाउंडेशन जो है एक बहुत बड़ा इदारा है, दुनिया भर में काम कर रहा है। उसको ये पाकिस्तान में इन्होंने लेकर आए और यहाँ पर जो है उसकी जो फ्रेंचाइज़ है उसको बहुत ही कामयाबी के साथ माशाल्लाह से पिछले कई सालों से जो है वो लेकर चल रहे हैं। ये इनका ज़िंदगी का एक रंग है। दूसरा रंग ये कि एक कामयाब बिजनेसमैन है माशाल्लाह से, बहुत की इकॉनमी के लिए, बिज़नेस इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर चीज़ें भी इन्होंने शेयर की, और डेफिनेटली अपनी फैमिली का नाम भी जो है वो आगे बढ़ाया है। आज जिस लेवल पर ये मौजूद हैं, जिसकी वजह से आज हमारे प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें इनसे डिस्कस भी होंगी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं माशाल्लाह, सो मुबारकबाद भी देंगे। और कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, ये जो माशी पहिया है, ये कैसे चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सना फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। यू डिज़र्व इट। बल्कि इससे बहुत सारा मैंने कहा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो जैसे आप ये बताइए कैसे हैं आप और लाइफ कैसी गुजर रही है? लाइफ इज़ लाइक ए मशीन। ओके। उसकी वजह है कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। राइट। और मगर जैसे आपने कहा अपने इंट्रो में कि मैं इंजॉय करता हूँ, आई एम नॉट द टाइप। लाइफ में अगर आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को तो करना चाहिए, और आपको खुशी भी महसूस होनी चाहिए है जब अचीवमेंट्स आपको मिलती हैं। तो हमेशा आपके शो में आता रहा हूँ, मेक ए विश फाउंडेशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट के हिसाब से, फिर मोरक्को का कौंसल जनरल भी हूँ, और अब ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फेडरेशन की है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट वाकई में अब मेरे लिए अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं रहा। अच्छा देखिए, मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई और मैं मोरक्को का वो भूल गई, क्योंकि माशाल्लाह से ये कितनी बड़ी कामयाबी होती है कि एक शख्स के क्रेडिट पर इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, और वो भी जो है वो एक ऐसे लेवल की जो शायद इंसान सोचता है या ख्वाहिश करता है, और आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है जाकर अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। ऐसी कौन सी ख़ास टिप है? क्या आप जिस फील्ड पे जो है वो अपनी कमान हासिल करना चाहते हैं आप कर लेते हैं कमान? ऐसा कौन सा कोई चिराग है आपके पास सलादीन का? नहीं, क्या है? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कभी भी कोई काम हाफ हार्टेडली नहीं करे। आमतौर पे कुछ लोग क्या होते हैं कि चलें जी, अच्छा ये चीज़ ये भी देख लेते हैं, ये चीज़ ये भी देख लेते हैं। नो, मेरा ये नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ में हाथ डालता हूँ तो फुल हार्टेडली डालता हूँ कि जनाब, हाँ, फुल डिवोशन के साथ, और आप यकीन करें कि फिर कामयाबी इंशाल्लाह मिलती है, क्योंकि उसके अंदर डिवोशन आपका शामिल होता है। राइट। मेहनत जो है वो मोहताज होती है, जो है कि आप नसीब भी जुड़ता है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और उसके बाद जो है वो एक आपको सक्सेस हासिल होती है। तो कभी भी मेहनत करना ना छोड़ें। जितने भी इंसान कामयाब हो जाएं वो मेहनत ज़रूर करते रहते हैं। आज थोड़ा सा जो हमारा मौशी जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें से जानेंगे। सब यही कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, तमाम मामलात इस तरह के हैं। सो ये वाली जो एक आम शख्स की जो सोच है कि मेरी आमदनी तो उतनी है, कम हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये क्या सिलसिला है इस वक्त इकॉनमी का कि ये जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इस वक्त? सर, मैं क्या आपको चीज़ बतलाऊँ कि ये नहीं कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, मैं फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको बतलाऊँ कि मईशत में पाकिस्तान की बहुत बेहतरी आई है। अच्छा। 5 साल पहले या 4 साल पहले हम जहाँ खड़े थे और आज जहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं मईशत के, और बेहतरी आई है। और ये मैं नहीं कह रहा आपसे, ये आजकल फ़ॉरेन मीडिया जो है, बाहर का मीडिया है,
वो भी आजकल इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तेज़ी की तरफ अपवर्ड जा रही है, और इंशाल्लाह आइंदा 10 सालों में पाकिस्तान की मईशत जो होगी इलाके की बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल होगा जिनकी स्ट्रॉन्गेस्ट जो है मतलब मईशत है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आप महंगाई तो कह रही हैं, मगर आप एक तरफ ये भूल रही हैं कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास बहुत इमर्ज हो रही है। अभी अमेरिका का एक बहुत लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसने एक खबर शाये की कि पाकिस्तान में जिस रफ्तार से मिडिल क्लास ऊपर आ रही है वो वक्त दूर नहीं जब इंडिया को पाकिस्तान जो है पीछे छोड़ देगा। अच्छा। और देखिए मिडिल क्लास जो होती है ना किसी भी कंट्री की, किसी भी बैकबोन होती है। इट्स नॉट द रिच पीपल विच काउंट्स, इट्स नॉट द पुअर पीपल, इट्स द मिडिल क्लास। अच्छा, मैंने बड़ी उसके ऊपर रिसर्च की और उनको फेस्टिवल्स को भी जिंदा रखा। हाँ, मैंने उनसे ये पूछा कि जी ये बताइए, आपने इतना बड़ा आर्टिकल लिखा है जो पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है, आपके बेसिस क्या थे? अच्छा, इतने स्मार्ट लोग हैं, इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में रिसर्च करवाई लोगों से, और उन्होंने ये देखा कि आज सबसे ज़्यादा कारें बिक रही हैं, मोटरसाइकिलों की ये हालत है कि बिक रही हैं, हज़ारों फ्रिजेस बिक रहे हैं, टेलीविज़न बिक रहे हैं अनबिलीवेबल तरीके से। अच्छा, ये तमाम चीज़ें एक पुअर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मिडिल क्लास हो रहा है। तो जब इतनी चीज़ों की डिमांड क्रिएट हो रही है, इट शोज़ कि मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही है। ये ज़रूर आपसे एग्री कर रहा हूँ कि थोड़ी सी महंगाई में इजाफा हुआ है, मगर मिडिल क्लास इसलिए हो रही है कि उनके इनकम में इजाफा हो रहा है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एक अच्छा ट्रेंड पाकिस्तान में सना जो शुरू हुआ है, पहले ये था कि घर का एक फ़र्द जो था वो काम करता था और बाकी सब घर में आराम करते थे और वो उनको फीड करता था। अब वो ज़माना चेंज हो गया है। अब आप जाएं, बाप भी काम कर रहा है, वाइफ जो है वो भी कहीं टीचिंग कर रही है, बच्चियां अगर बड़ी हो गई हैं वो भी कहीं जॉब कर रही हैं, सबके सब एक साथ अपना वो पूल कर रहे हैं, तो घर में गाड़ी भी ले रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज भी हॉलीडेज में जाके ले रहे हैं, तमाम चीज़ें। अच्छा, ये यहाँ आप ये भी कहें कि हम सिर्फ यहाँ पर हमें ना बड़ा अजीब लग रहा होता है कि अच्छा इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेनी है, नहीं 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 ये नहीं कर सकते, बल्कि आप दुनिया भर में चले जाएं वहाँ पर यही सिलसिला है। इवन के जो ट्रिप्स हैं वो भी वो लोग इसी उस पर कर लेते हैं कि आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो ये जो एक मिडिल क्लास तबके की आप बात करें, ये एक आसान तरीक़ेकार है, पाकिस्तान में भी बहुत इंट्रोड्यूस हो गई हैं ये सब चीज़ें, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। अमेरिका में और यूरोप में ये हाल है कि शादी अगर आप कर रहे हैं तो उसका भी लोन है, एजुकेशन है उसका भी लोन है, हॉलीडेज पे जा रहे हैं उसका आप एक पैकेज ले लें, बाद में आप रीपे करते रहें। अभी मैं कोई 10 दिन पहले लंदन में था, तो वहाँ से मैं गुजरा जहाँ पे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहा करते टोनी ब्लेयर। डू यू नो उन्होंने जो घर खरीदा है वो है उस पर भी मॉर्गेज ले रखा है। हाँ। तो वहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं है जिसने मॉर्गेज लेके नहीं लिया हो, और ये कोई बुरी बात नहीं समझी आती। और पाकिस्तान में भी अब ये पाकिस्तान एक इमर्ज हो रही है मॉर्गेज की बहुत बड़ी मार्केट। पहले हमारा ये था कि जनाब 60 लाख की गाड़ी लेंगे तो गए और कैश रख दिया। अब पॉसिबल आज के दौर में चलो आप EMI तो पे कर सकते हो, मंथली इंस्टॉलमेंट, बट इतने पैसे जमा करेंगे तब तक वो 60 की चीज 1 करोड़ की पहुंच जाएगी। इसी तरह आप गाड़ियों की जो डिमांड क्रिएट हुई है, पहले ये था कि गाड़ियों की फाइनेंसिंग इतनी कॉमन नहीं थी। अब हर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कारों की फाइनेंसिंग जो है वो दे रहा है और लोग ले रहे हैं और बाद में आप अपनी सैलरी से पे कर देते हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी है आज आपके शो में ये बतलाते हुए कि पाकिस्तान में माशाल्लाह मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, और जिस दिन आप देखेंगे कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम इंडिया को इंशाल्लाह पीछे छोड़ देंगे। एक चीज़ जो इस वक्त देखने वाले भी सोच रहे होंगे कि ये देखें, बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है, एंड होपफुली डेफिनेटली उसका असर मुरतब होगा बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर भी, तो शायद अभी नहीं जाहिर हो रहा। अब देखें, पेट्रोल की वजह से लोग परेशान हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, अभी दूध की बहुत, मैं नॉर्मल आपसे बात कर रही हूँ, ग्रॉसरी लेने एक शख्स जाता है, हर महीने जाता है, तो वो जो एक उसका सर्टन अमाउंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ा होता है। हर चीज़, सब्जी ले लो, गोश्त ले लो, ग्रॉसरी कर लो, कपड़ा ले लें, एवरीथिंग, सब चीज़ों में, इवन कॉस्मेटिक पे भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए थे। सो ये हर चीज़ तो जो आपकी ख़रीदने वाली चीज़ है वो तो महंगी हो रही है, तो फिर ये आप कैसे कह रहे हैं कि बेहतर है? हमें ये नहीं देखना चाहिए कि आज क्या हो रहा है, बल्कि हर इकोनॉमी जो होती है इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें पाकिस्तान के रिजर्व्स इतने ज़्यादा कभी कितने नहीं थे जितने इस वक्त हाईएस्ट लेवल पे पहुँचे हैं। 24 बिलियन के हमारे पास रिज़र्व हैं, जो कि एक साइजेबल रिज़र्व है। हमारी इस वक्त इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर हमारी कमी आई है।
उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रही है, यू कांट इवन इमेजिन पाकिस्तान में हमारे इस वक्त इंपोर्ट का बिल इसलिए बढ़ गया। देखिए, हम अक्सर अभी कुछ अर्से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जब यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, मगर अब हमने क्या किया है कि दुबई मॉडल अपनाया है। दुबई मॉडल ये है कि पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, लोगों को दिखाएं कि जी ये हमारी सड़कें हैं, ये देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वापर मिकदार में मौजूद है, और फिर लोग आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे। जैसे व्हाट द दुबई डिड। पाकिस्तान में इससे पहले हम क्या करते थे कि हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, आधे दिन हमारी लोड शेडिंग हो रही है और हम कह रहे हैं जी बाहर के इन्वेस्टर्स को आएंगे पाकिस्तान, वो बोलेगा एक्सक्यूज मी व्हाई यू आर कॉलिंग मी। बट नाउ इंशाल्लाह अगले साल तक आपको ये सुन के खुशी होगी, क्योंकि अभी कुछ 15 डेज अगो आई वाज इन मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई थी, और आप यकीन करें कि तमाम जितने मंसूबे हैं नेक्स्ट ईयर तक पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। आपने लाहौर की सड़कें देखी कितनी अच्छी और बेहतर। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं शौकत खानम गई थी तो मैं वहाँ के जो, क्योंकि वो अंदर की आगे काफ़ी बना हुआ है शहर से, तो मैं वो रोड्स देख रही थी कि ये तो मेन सिटी के रोड्स नहीं है, वो भी इतने अच्छे बने हुए थे कि हमारे मेन रोड्स नहीं। यही हुआ, मैंने कहा जी कराची वाले जब लाहौर आते हैं तो एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। मैं खुश भी हो रही थी लेकिन महरूमी भी थी। मैंने कहा मैं दुनिया के 60 ममालिक को विजिट कर चुका हूँ, मगर जब मैं लाहौर में गाड़ी में सफ़र कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी यूरोपियन सिटी के अंदर मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो मैंने कहा डिपुटेशन पे कुछ अरसे के लिए कराची आ जाएं तो हमारे भी हालात सही हो जाएंगे। तो बड़े हंसे इस चीज़ से, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सेंस प्रिवेल करेगी, और अब कराची में जो लोग हैं मतलब वो लोग भी कराची पर तवज्जो देंगे। कराची के हालात बहुत ज़्यादा, कचरे का देख लें, सूरज का निज़ाम देख लीजिए, सड़कें हमारी, मगर अब ये सुना है कि काफ़ी प्रेशर आया है बिकॉज ऑफ लाहौर, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सोच रही है कि कुछ काम करें। प्रेशर एक अलग चीज़ है, फिर आप कंपैरिजन भी करते हैं कि भाई देखो उन्होंने ये नहीं किया था हमने कर दिया। कंपैरिजन ना करें, जो आपने किया है और जो आपने कहा था उसको पूरा कर लें। हम लोग कंपैरिजन में लग जाते हैं ना, वो उसने किया तो देखो मैंने इतना सा कर लिया। मैं फिर अगेन ये कहूँगी कि एक हेल्दी जो है वो एक टेन्योर स्पेंड करना चाहिए हर हुकूमत को, चाहे कोई भी हो। मैं ना सिटिंग गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, ना मैं जो पहले थी उनकी बात कर रही हूँ। द पॉइंट इज के रिजल्ट मिलना चाहिए। डिलीवरी की बात हो रही है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर डिलीवर कर सकता है दिन रात मेहनत। देखिए पहले मेरा भी कुछ अर्से पहले कॉलम भी आया जब मैं PSL का मैच देख के आया था वहाँ पे, मुझे तबीयत खुश हो गई। आप मेरे बराबर में एक फैमिली बैठी थी इंग्लैंड से अपने बच्चों के साथ, वो मैच देखने आए थे। आप तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और लाहौर को चरागा किया गया था, तबीयत खुश हो गई देख के। है तो पाकिस्तान। हाँ जी, फिर उसके बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे कि ये जो कराची है ये हमारा अपना प्यारा शहर है, इसे ओन कीजिए। जब आप ओन करेंगे तो इसकी खूबसूरती और उसकी रौनकें ज़रूर बहाल होंगी। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान। और वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, हमारे साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से आज उनसे बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर दी है, गुड न्यूज़ है आज की ये कि यस मामला बेहतर हो रहे हैं। लेकिन यस वही वाली बात आप कह रहे होंगे कि यहाँ ये लोग खुशी मना रहे हैं। ऐसा होता है जब चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं ना, तो स्लोली ग्रेजुअली आम आवाम तक जो वो फ़ायदा पहुँचता है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी आप देखें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, लोगों को कितनी परेशानी है। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जितने मिनट्स में आप पहले ट्रैवल करते थे उससे जब ये सब बेहतर हो जाएगा तो और हाफ टाइम हो जाएगा। तकलीफ के बाद ही हमेशा सना राहत होती है, लेकिन ये तकलीफ कराची वाले बहुत अरसे से काट नहीं। अब मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए सना, हमारी दो प्रॉब्लम्स आ रही थी लाइफ के अंदर हमारी। एक तो पाकिस्तान जो था 1% GDP अपनी लूज़ कर रहा था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, जिसको एनर्जी क्राइसिस हम कहते हैं, और 1% लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। लॉ एंड ऑर्डर आप देखें, आप यकीन करें कि कराची से कुछ लोगों ने अपनी फैमिलियों को शिफ्ट कर दिया था दुबई, और पैसे वैसे घर बेच के, फैक्ट्री बेच के चले गए थे। अब लोग आना शुरू हो गए क्योंकि देखें कराची के हालात भी सही हो गए, मुल्क में दहशतगर्दी भी आलमोस्ट ख़त्म हो गई है। दूसरी बात ये थी 1% GDP हम लूज़ कर रहे थे। एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी के इतने मंसूबे हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो टाइम ख़त्म हो जाए, मगर ये 1-2 दिन में नहीं लग जाते इसको कंप्लीट होने में। और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने भी मुझे कहा है, और जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची आए थे उन्होंने कोई
15 बिजनेसमैनों को बुलाया था, मैं भी उसमें शामिल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होगी, बल्कि हम एक्सेस अपनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ 2018 की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर यू नो, Yes, आइदर so इन द I मिडिल think और 18 मे बी एंड। अच्छा, तो आप और कह रहे अभी हैं ऑलरेडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो लोड जाएगी। और शेडिंग। काफ़ी हद तक कमी आ गई है। पहले Right. मेरी हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी वो मुश्किल से 8 घंटे 10 घंटे चलती थी। अब माशाल्लाह कोई वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही। तो हुकूमत जो है तवज्जो दे रही है। इससे पहले क्या हुआ था कि हमने इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, मैंने कुछ सुना है कुछ कार्ड्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कार्ड्स हैं, उसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो रिचार्ज इलेक्ट्रिसिटी देखिए, ये प्रपोज़ल हमने दिया था और एक मैंने अपना कॉलम भी तहरीर किया था। इंग्लैंड में क्या है कि घरों में मीटर्स लगे हैं, क्रेडिट कार्ड की तरह का एक कार्ड आप बाहर से परचेज करके लाते हैं, वो आप उसमें इंसर्ट करते हैं। जब तक उसका चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी जलती रहेगी, जब ख़त्म हो जाएगा। ये उन जगहों पे बहुत कामयाब होंगे पाकिस्तान में जहाँ पे बिजली की चोरी बहुत हो रही है। देखिए, हमारे यहाँ पिलफरेज इतनी ज़्यादा है कुछ इलाकों में कि वो बिजली बिल्कुल मतलब बिल देने पे बिलीव ही नहीं करते। और क्या होता है कि उनका बिल आपको और मुझे पे करना पड़ता है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं कि जी अगर 10 करोड़ रुपए का बिल नहीं पे हुआ तो वो लोग जो बिल पे कर रहे थे उस पर वो डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक और कराची में ऐसे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने जो है वो कुंडा सिस्टम है, कुंडा सिस्टम लगा रखा है, नहीं करते। जी हाँ, तो ये एक नया सिस्टम है, जब आएगा तो इससे हमारी ये देखेंगे काफ़ी हद तक बेहतरी होगी और इलेक्ट्रिसिटी भी और कम प्राइस होगी। क्योंकि कोई चीज़ जब कम मिकदार में बनती है तो उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं। जब एक्सेस क्वांटिटी आप उसकी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो ना सिर्फ हमारी ये प्रॉब्लम एनर्जी की ख़त्म होगी, बल्कि बिजली जो अब हम बना रहे हैं वो ज़्यादा कोल से बना रहे हैं, जो कि एक सस्ता है। हम विंड से बना रहे हैं, जिससे पहले पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था। हम सोलर से भी अब बना रहे हैं, जो पाकिस्तान में इस तरह का कभी पहले ख्याल ही नहीं आया था। और पानी के ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब जब हम करेंगे, इसको ऐड करेंगे। जो सोलर सिस्टम है ये भी मैं अगेन हम बात करेंगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर बात ये कहूँगी, ये इस मुल्क के जितने भी शहर हैं ये बहुत खूबसूरत हैं और हम सब इस मुल्क के वासी हैं, रहने वाले हैं। लेकिन मैंने लाहौर में बहुत देखा, वहाँ पर सोलर सिस्टम को इवन लोगों ने घरों में अपने वो जो प्लेट्स आप लगा देते ना अपनी रूफ पर, या ये जो आप स्ट्रीट लाइट्स हैं, इनके लिए बहुत बेहतर हैं कि आप जो है सोलर एनर्जी को आप कंज्यूम करें। एटलीस्ट लाइट तो जलेंगी। यहाँ पर तो आप देखें, एक रोड की लाइट जल रही है तो वो जल ही रही है, वो दिन में भी जलती रहेगी, रात में भी जल जाएगी। कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये जो सोलर सिस्टम है ये तो आई थिंक बहुत बेहतर चीज़ है और बड़ा आपको सस्ता भी चीप पड़ जाता है। उसके बाद देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह ने वाफिर मिकदार में सूरज दिया है, इतना दिया है कि हम शिकायतें करते हैं कि आज देखो कितना चमक रहा है और कितनी हिद्दत है और ये है। इसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी के अंदर, तो हमारी मोरक्को में सैकड़ों किलोमीटर सड़कें जो हैं वो सोलर के ऊपर चल रही हैं। गीज़र्स जो होते हैं वहाँ पे, गीज़र्स के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी से गर्म नहीं करते। हीटर्स जो होते हैं, गीज़र्स जो होते हैं घर के अंदर, इसको आप सोलर से गर्म कर सकते हैं और पानी गर्म रहता है। तो पहले ये था कि इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी जा रही थी, बट अब यहाँ पे भी लाहौर के अंदर भी जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं वो बड़े कामयाब रहे हैं। राइट। अच्छा, डू यू थिंक, क्योंकि आप तो जो अगर मैं बात करूँ मुख्तलिफ चैनल्स की बात करूँ या मैं पाकिस्तान टेलीविज़न की भी बात करूँ, आप बड़ी रूटीन में वहाँ पर आ रहे होते हैं। और चाहे इकॉनमी की बात हो या जिस तरह पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है उस पर बात करें, आपको लगता है कि इस तरह के कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, पब्लिक मैसेजेस होने चाहिए? जिस तरह पहले होता था ना, बिजली बचाइए और ये कीजिए और ये सारी चीज़ें, इस तरह के ये जितने भी प्लान हैं, सोलर एनर्जी की बात करें या ये सारा सिस्टम है, सो ये बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, बहुत सारे शायद अब तक इससे वाकिफ़ नहीं होंगे, इसका इस्तेमाल नहीं जानते होंगे। सो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, होनी चाहिए। और इस तरह के प्रोग्राम जो आप कर रही हैं, अगर कोई अगर देख रहा है तो उसको पता लगेगा। अब ये बड़ी कॉमन चीज़ें हो गई हैं और कई मुल्कों के अंदर अब यूज़ हो रही हैं। दुबई के अंदर अब इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है सोलर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे भी सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन करता है। सही। तो मुझे अब तो लोगों का ये है कि थोड़ा ट्रेंड चेंज करने में टाइम लगेगा, उनका माइंड चेंज करने में, मिजाज में। दूसरी बात ये हो रही है कि देखिए, यहाँ पे हुकूमत ने एक कैंपेन चलाई थी कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। आप यकीन करें कि अब हमारी ऐसी आदतें डेवलप हो गई। पहले हम जो था, जब वाफिर मिकदार में थी तो पूरे घर की लाइटें जलती थी,
अब मुझे आप अपनी मिसाल ले लें, आप मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हूँ तो मेरी ऑटोमेटिक आदत होगी कि नहीं बंद करें। इट्स नॉट द क्वेश्चन कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, द प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैंने बचाई तो किसी और घर के अंदर ये बिजली जल सकती है, वो इसको कंज्यूम कर सकता है। तो ये सोच जो है हर एक को करना चाहिए। कई लोगों के घर में जाएं, अभी भी वो पूरी हर चीज़ चल रही है, हर कमरे का एसी चल रहा है। एसी को हम कम उसके ऊपर रखें और कम से कम यूज़ करें, तो इन चीज़ों से मुल्क का भी फ़ायदा होता है और आपका भी फ़ायदा होता है। राइट जनाब। सो एक और अच्छी खबर जो उन्होंने दी है वो ये कि इंशाल्लाह 2018 तक नेक्स्ट इलेक्शन से पहले जो है वो लोड शेडिंग जो है, जो अभी कुछ जगहों पर हो रही है, कुछ इलाकों में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जो लोग बिल पे करते हैं रूटीन में प्रॉपर टाइम पर, वहाँ तो लोड शेडिंग वैसे भी नहीं थी, पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल ख़त्म हो गई है उन इलाकों में। लेकिन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो इसका खात्मा हो जाएगा, ये इश्तियाक बेग साहब कह रहे हैं कि 2018 तक, एंड होपफुली कि ये इंशाल्लाह ये चीज़ें इस तरह काम भी करें। अच्छा, जब हम इकॉनमी की बात करते हैं और आपने कहा ये भी इंशाल्लाह कुछ अरसे में आम आवाम तक इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नीचे गई और हमारी इंपोर्ट बढ़ गई, ये भी जो है वो इकॉनमी के हवाले से या ये तमाम माशरती सूरत हाल जो है उसमें बढ़ने हैं, उसके उतार चढ़ाव में इसका भी तो एक किरदार होता है। पहली बात है सना, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं सोचता था कि मीशत पे आपकी इतनी ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं है, मगर जो आज सवाल आप कर रही हैं वाकई में कोई मीशत दान जो होता है वही इस तरह की क्वेश्चन करता है। ये बात सही है कि मीशत में जहाँ एक तरफ बेहतरी आई है, मगर एक इंडिकेटर जो है हमारी एक्सपोर्ट्स का, वो वाकई में उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी तसल्ली बख्श नहीं रही है। एक वक्त था कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो तकरीबन $25 बिलियन की हुआ करती थी। अच्छा। जो कि गिर के अब कोई $20 बिलियन पे आ गई हैं। और द अदर वे हैंड हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो 40 की होती थी, उसके अंदर भी अब हमारी, तो अब हमारा क्या हो गया कि बजट का ये जो ट्रेड डेफिसिट जो है ये बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ गया, यानी कि एक्सपोर्ट्स कम हो गई और इंपोर्ट्स बढ़ गई। तो अब इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है। अभी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक 180 बिलियन रुपीस का एक पैकेज दिया है। उसकी वजह ये हो गया कि क्योंकि हमारी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह महंगी है, हम अपने रीजन में कंपेटिटिव नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से एक बायर की फ़र्स्ट चॉइस जो है अब वो चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया है, और उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ आता है। मगर इस पैकेज से अब हमें अगर ये मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि जो खोया हुआ हमारा एक्सपोर्ट्स है वो हमको दोबारा मिल जाएगी और हम दोबारा उस जगह पे आ जाएंगे जहाँ से हमने गिरा है। इंपोर्ट का ये हो रहा है कि जो खर्चे बढ़े हैं हमारे, उसकी मेन वजह यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस वक्त हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। जितनी सड़कें बन रही हैं पूरे मुल्क के अंदर, हमारे यहाँ तो सड़कें थी नहीं ना पहले, मतलब बिल्कुल, तो पूरे मुल्क के अंदर मतलब सड़कें जो बन रही हैं उसकी मशीनरी आ रही है, उसका रॉ मटेरियल आ रहा है, उसकी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। मगर आप देखेंगे कि जिस दिन पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछ गया, इस वक्त हमारी एक बहुत बड़ी तादाद फ्रूट्स की, हमारी सब्जियों की ख़राब हो जाती है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से जब आती हैं तो वहाँ पे प्रॉपर जो है वो सड़कें नहीं हैं। शहर जाना बड़ा मुश्किल है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह, आप देखिए, मैं हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। एज इकोनॉमिस्ट, एज ए वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपको बताऊं कि मैं जितना पर उम्मीद इस वक्त हूँ मैं पहले कभी नहीं था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे इन तमाम चीज़ों पर जब आप बात करें तो मैं जानना चाहूँगी, मैं इस शहर की बात करूं या मैं पाकिस्तान की बात करूं, बहुत अच्छी बात है कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, वक्त कम हो जाएगा, हर चीज़ जो है वो बेहतर होगी, इकॉनमी बेहतर होगी, तमाम मामला। लेकिन क्या इमरजेंसी नहीं नाफिज कर देनी चाहिए सेहत के मामलात पर या एजुकेशन के सिस्टम पर? जो इस वक्त लोगों के हालात हैं, जो मामलात हैं, आप एजुकेशन के हवाले से देखें या आप सेहत के मामलात को देखें, ये भी तो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। हम बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, वो कराची आ रहे हैं और उन्होंने सिंध के भी मुख्तलिफ शहरों के दौरे किए और वो कह रहे थे कि वो दोबारा ज़रूर आएंगे, स्टे भी किया उन्होंने बहुत अरसे बाद कराची में आकर। सो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं ये, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को तो फोकस नहीं करना, हम हर चीज़ को दर्जा बदर्जा लेके चलना पड़ेगा। जो हेल्थ देखें आप, क्या हाल है इस सेक्टर का। देखिए, पहली बात तो तालीम के ऊपर, अब तालीम जो है वो
18th अमेंडमेंट के बाद एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, यानी कि हर ठीक है। प्रोविंस को उसके ऊपर तवज्जो देनी है, नॉट के सेंटर जो है वो सही। उस पर तवज्जो देगा। लेकिन और वो इसके अंदर- कह तो सकता है ना, वहाँ से प्रेशर तो डेवलप हो सकता हाँ है, जी। वो तो हो सकता है। और हर प्रोविंस यही कह रहा है कि वो लोग काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। कुछ इस तरह के लॉस बनाए गए हैं कि अब वालिदैन को पेनलाइज किया जाएगा अगर वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि एजुकेशन अगर नहीं है तो वो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। हेल्थ पे भी आई टोटली एग्री विद यू, करनी चाहिए। ये ज़रूर है कि इसका बजट थोड़ा सा कम है, और अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट बजट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा है कि हम हेल्थ के ऊपर ज़्यादा बजट रखेंगे। जितना बजट है वो भी लगा दें, वो भी लगाएं तो मेरे ख्याल से कुछ तो गुजारा हो जाएगा। वो जो आता है वो कहाँ जाता है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का या जो इदारे हैं आप उनका अगर आप विज़िट कर लें तो आपको बदतरीन ही हाल मिलेगा, वहाँ पर बुरे से बुरी सिचुएशन मिलेगी। बड़े बड़े शहरों में इन तमाम चीज़ों की ये सारी बातें डेफिनेटली आप लोग इकॉनमी के हवाले से बात करें, जब वो बेहतर होगा तो हर जो है वो सेक्टर को ज़्यादा जो है वो बजट भी मिलेगा, तमाम चीज़ें भी, सेंसस का भी मामला चल रहा है, सारी चीज़ें हर चीज़ एक दूसरे से जो है वो इंटरलिंक करती है। बट डोंट यू थिंक कि अब जब आप लोग इस लेवल पर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ें की, तो हमारे यहाँ तो यंगस्टर यूथ की तादाद ज़्यादा है, उनको पढ़ाएं भी, उनकी सेहत को भी बेहतर करें ताकि आप लोगों को इसमें सपोर्ट हो सके। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी प्रॉब्लम इस वक्त एक और भी है कि हमारे यहाँ ग्रेजुएट तो हमें ज़्यादा मिल जाएंगे मगर स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है, कुछ ऐसी स्कीमों पे भी वो कर रही है कि प्रोफेशनल लोगों को स्किल्ड तालीम दी जाए। अच्छा। देखिए एक आदमी अगर मैकेनिक बन जाएगा तो कल को वो 2 हेल्पर्स को हायर भी करेगा। एक लड़की को अगर हम तालीम दे देते हैं कि वो एक ब्यूटी सैलून वगैरह करेगी तो 2 लोगों को वो भी जॉब देगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि इस वक्त हमारा CPEC शुरू होने वाला है। मैं कल ही परसों गवादर से आया हूँ, और सबसे बड़ी हमारी ये है कि एक बड़ी हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं, यानी कि हमारे लोग स्किल्ड नहीं हैं। हमें ये चाहिए कि जो कंपनीज़ यहाँ पे लग रही हैं, अगर कानूनी कंपनी लग रही हैं तो हम लड़कों को अपने स्किल्ड मतलब एजुकेशन दें, टेक्निकल एजुकेशन, ताकि उनको वहाँ पे जॉब मिल जाए। दूसरी, हम क्या हो रहा है कि अभी मैंने एक रिसर्च की थी, पाकिस्तान के ज़्यादा लोग मुल्क से बाहर हैं मगर हमारी रिमिटेंसेस उससे कम आ रही हैं। फिलिपाइन के हमसे आधे लोग हैं मगर रिमिटेंसेस उसके डबल हैं। पता ये लगा कि वो किसी भी अनस्किल्ड आदमी को नहीं भेजते, वो किसी को ड्राइवर बना देते हैं, किसी को वेल्डर देते हैं, किसी को मैकेनिक बना देते हैं, किसी को प्लम्बर बना देते हैं। उस आदमी की सैलरी ज़्यादा होती है कंपेयर टू एक वर्कर के हिसाब से। हमें भी ये चाहिए कि हम कुछ इस तरह की यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाएं जहाँ पे भेजने से पहले बाहर उन लोगों को 6-6 महीने के कोर्सेज, 8-8 महीने के कोर्सेज एक ब्रेक मुझे लेना है इंशाल्लाह। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये भी मैं बात ज़रूर करूँगी, सिर्फ स्किल जो है वो मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाहे क्वालिटी कंट्रोल की बात करें या बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसमें ख़वातीन भी अपना किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की मौजूद सूरत हाल, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जिस वक्त चल रहे हैं। ऑरेंज लाइन की बात करें हम, ग्रीन लाइन, इतनी सारी लाइन है, इतने सारे कलर्स जो हैं वो बिखेर रहे हैं कराची शहर में। तो ये अच्छी बात है, बट अगेन अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपनी गली को ओन करना सीखिए। जब तक आप ओन नहीं करेंगे, ये उसका इलाका है, ये उस ज़बान के लोग हैं, ये वो हैं, ये जो है ना तासुब पसंदी, ये इसको बहुत हद तक ख़त्म किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्टिल ये अभी भी जो है वो कहीं ना कहीं से जो ना, वो कहते हैं ना पुराना ज़ख्म है, उसको भरते भरते जो है वक्त लगेगा, तो ये चीज़ सामने आ जाती है। उसकी वजह से शायद मुझे लगता है मसाइल पैदा। देखिए अब काफ़ी बेहतरी आई है, क्योंकि जब एजुकेशन लोगों में आती है तो उनमें समझ आती है कि कोई उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आज भी क्या हुआ है कि जो काबा के वो आए हुए हैं यहाँ पे, उन्होंने भी अपने उसमें यही कहा है कि खुतबे में अपने, जी हाँ, खुतबे में यही कहा है कि इस्लाम को गलत तरीके से जो तशरीह की जा रही है, और लोगों के क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है तो जो आदमी गलत तशरीह करता है वो उसको सच मान लेता है। लोगों को बतला दिया जाता है कि जी आप सुसाइड बमर बन जाएं तो आप जन्नत में पहुँच जाएंगे, और लोग बग़ैर समझे ये करने लग जाते हैं। जिहाद का नाम लेके लोगों को दाइश में ले लिया जाता है, और वो वहाँ पे जाके लोगों के सर जो हैं वो कलम कर लेते हैं। तो एजुकेशन से काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे वर्क किया जा सकता है। दूसरी एक जो अच्छी बड़ी पॉजिटिव चीज़ हुई है
ऐसा ना वो ये हुआ है कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक सेकुलर चेहरा सामने आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब यहाँ पे आए तो उन्होंने दिवाली की एक फंक्शन में किया और वहाँ पे भी एक दर्श दिया कि जी अगर हिंदू भी हैं तो वो हैं पाकिस्तानी, ठीक है ना। और हम किसी को बाय फोर्स एक जुर्म करार देंगे अगर कोई किसी को बाय फोर्स जो है कन्वर्ट करता है, मतलब उससे इतना खुश हुए हैं वो लोग, यू कांट इमेजिन। और ये देखिए कि इंडिया उसी वक्त जब पाकिस्तान में हम ये कर रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम मतलब इक्वल वो कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ जिस तरीके का सलूक किया जा रहा है, यू कांट इमेजिन। कई लोगों को मार दिया गया है कि जनाब इनके फ्रिज में जो था वो गाय का गोश्त था। अब एक कानून बनाया जा रहा है कि अगर गाय का कोई काटेगा तो उसको मर कैद की सज़ा हो जाएगी। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है मोदी साहब जो आए हैं वो आने की उनके सिर्फ 2 वजूहात हैं, पाकिस्तान मुखालिफ, इस्लाम मालिक। मुसलमानों का रहना, अभी कुछ दिनों पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे साथ एक इंडियन बैठा था मुस्लिम, वो कह रहा था कि आप यकीन करें कि हमारे वालिदैन ने इतनी बड़ी गलती की कि जब पाकिस्तान बना हम वो वहाँ पे रहने के, आज हमें किस तरह अपनी इज्जत हम लेके चल रहे हैं, अछूतों से बुरा हमारे साथ सलूक वहाँ पे हो रहा है। तो पाकिस्तान का ये चेहरा जो है दुनिया के सामने आ रहा है मतलब, और इंडिया का वो चेहरा आ रहा है जहाँ पे वो अपने ज़र्फ़ का मुजाहिरा कर रहे हैं, हम अपने ज़र्फ़ का मुजाहिरा कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं और बड़ी मजबूत और मुस्तहकम कौम है ये, क्योंकि हमारी फ़ौज बहुत बेहतर है। हमारे जो फ़ौजी सिपह सलार हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है और उन पर भरोसा करती है। हम पहल तो नहीं करते, लेकिन जब वो वहाँ से जो है वो अपनी शरंगेज़ी दिखाते हैं, LOC जो है उसको वो वायलेट करते हैं, तो डेफिनेटली हम डिफेंसिव होते हैं। और डिफेंसिव होने के तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है ना कि जब कोई पहल करे तो फिर आप जो है जवाबन आप कार्रवाई ज़रूर कर सकते हैं। और हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ही होता है, उन्हीं की तरफ से जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी होती है, फिर हम यहाँ पर डिफेंसिव होते हैं। देखिए ना सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी ये लोग कर रहे हैं, बल्कि रॉ के एजेंट जो है पाकिस्तान, आपको पता है CPEC हमारा बन रहा है। हाँ। ये उनको पसंद नहीं है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। और वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी कोशिश है कि CPEC, चाइना में जाके मोदी साहब ने कहा कि नहीं जी आप पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं CPEC बनाने में पूरी दुनिया में। फिर एक नई चीज़ लेके कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे पूरी दुनिया में, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त वो हमारी तरक्की से बहुत ज़्यादा नाला है। दुनिया में एक नया कंसेप्ट आएगा कि अगर आपका पड़ोसी जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है, तो वो पेनिट्रेट कर जाएगी आपकी कंट्री के अंदर भी, मतलब आप भी उससे अफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका मुल्क जो है, दूसरा आपका जो नेबर है, वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, मईशत अच्छी जा रही है, तो इसके असरात आप पे भी अच्छे पड़ते हैं। वो हमको चाहते हैं कि नहीं हम तरक्की नहीं करें, हम जो है प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, दहशतगर्दी चलती रहे। और दहशतगर्दी करवाई जा रही है CPEC को बंद कराने के लिए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जासूस भेजे गए यहाँ पे कि किसी तरीके से ये मनसूबा बंद हो जाए कि पाकिस्तान जो है उसकी मईशत कहीं इंडिया से अच्छी नहीं हो जाए। गाहे बगाहे चीज़ें केसेस सामने भी आते रहते हैं, जो हमारे यहाँ फोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस हैं, एजेंसीज़ हैं, वो उस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, डेफिनेटली कुछ चीज़ें इतनी कॉन्फिडेंशियल होती हैं तो शायद वो स्क्रीन पर नहीं आ पाती होंगी, बट वो बड़ी एक्टिव हैं और इस हवाले से तमाम चीज़ें हो रही हैं। बट यस, जिनसे आपका बॉर्डर लिंक करता है, अगर वो हर वक्त आपके लिए जो है वो दुश्मनी वाली सोच रखेंगे, और ये वही है ना कि इनसे कितनी भी इनको अच्छा कर लो, ये कहीं ना कहीं जाकर जो है वो अपना रंग दिखा देते हैं। शायद उनके मिजाज में ये सारी चीज़ें जो हैं अब वो मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले एक किसी से मेरी मुलाकात हुई, वो वहाँ से होकर आए थे, तो वो ये बता रहे थे मुझे कि वहाँ पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली अगर आप मुकाबले में देखें तो हमारा छोटा है, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में काफ़ी छोटा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है उनके सूबे हैं और तमाम चीज़ें हैं, बट उसके बावजूद क्योंकि हम इतने रिच हैं हर चीज़ में कि उनकी नज़र यहाँ पर रहती है। बिल्कुल, आप यकीन करें कि इंडिया में सैकड़ों लोग रात को सड़कों पे मर जाते हैं, रहने की जगह नहीं है। टॉयलेट्स की ये हाल है कि उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों के टॉयलेट्स नहीं हैं, हज़ारों लोगों पे एक टॉयलेट आ रहा है इस तरीके के। मगर इंडिया क्या है कि अपना इस तरह का चेहरा दुनिया को दिखाता है कि हम बड़ी चीज़ें हैं। पाकिस्तान, देखिए पहली तो बात तो कोई कंट्री छोटा या कोई कंट्री बड़ा नहीं होता, तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो बराबर होते हैं। दुनिया के इतने छोटे छोटे ममालिक भी हैं कि जितना आपका कराची है, मैं तो एक ऐसे मुल्क में गया हूँ, जिब्राल्टर है, वो भी मुल्क है जहाँ पे अगर आप देखें तो एक पहाड़ी पे पूरा शहर आबाद है और एक मुल्क है जनाब वो।
तो मगर लेकिन वो रिच है अपनी हाँ, तमाम रिच है चीज़ों बहुत में। ज़्यादा। और अब देखिए कि हमारी, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने अब तवज्जो देनी शुरू की है अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ, और जब आप प्रॉब्लम्स की तरफ तवज्जो देते हैं और करप्शन वगैरह का ख़ात्मा करते हैं, देखिए इस हुकूमत की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। कोई करप्शन का बड़ा स्कैंडल आपके सामने नहीं आया, हमने नहीं सुना। मैं खुद कॉलम लिखता हूँ और मैंने करप्शन पे इतने, बल्कि एक बार मैंने कॉलम में ये कहा था कि ज़रब अज़ब जो है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो सकती, जब तक करप्शन के ख़िलाफ़ भी एक जिहाद हमको करनी पड़ेगी। मतलब क्योंकि हो ये रहा है, दुबई में $6 बिलियन पाकिस्तान का गया है, $6 बिलियन पाकिस्तान से गया है। पाकिस्तान के लोग जो है नंबर 2 पे आए हैं। करप्शन का बहुत पैसा है इसके अंदर, जो आप कह रही हैं हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, बजट आया, लोगों पे खर्च नहीं हुआ, करप्शन की नज़र हो गया। एजुकेशन के अंदर हमें पता लगा था कई हज़ार गोस्ट टीचर हैं, यानी कि टीचर एग्जिस्ट नहीं करते मगर उनकी सैलरीज जो है उनको मिल जाती हैं। तो अगर हम करप्शन का खात्मा करने में कामयाब हो जाएं तो हमारी हेल्थ में भी बेहतरी आ सकती है, हमारी एजुकेशन में आ सकती है, और इसके लिए हमें टफ लॉ बनाने पड़ेंगे इंशाअल्लाह। सही, ये बात ये है ना कि जिन्होंने ये सब किया उनका एहतसाब किया जाए, ठीक है, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनको एक सबक मिले कि आप देखिए दुनिया भर में जब आप बात करते हैं कि लोग बड़ी यूनिफॉर्म लाइफ गुजारते हैं, हर शख्स कानून को फॉलो करता है, आपको जितने हमारे पुलिस वाले हैं, जितने बेचारे ये मेहनत करते हैं, वो आपको नज़र ही नहीं आते सड़कों पे, ठीक है। आप बहुत दूर नहीं, करीब ही चले जाएं, 1 से 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेकर आप दुबई चले जाएं, आपको पुलिस वाला ही नहीं नज़र आएगा सड़कों पे। क्यों नहीं नज़र आएगा? ऐसा क्या पिला दिया, ऐसा क्या खिला दिया लोगों को जो वहाँ वो गलती नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि कानून सख्त है, गलती करेंगे तो पकड़ाई होगी, फ़ाइन लगेगा। यहाँ पर लोगों में एहतसाब का खौफ नहीं है, कि पकड़ाई का खौफ नहीं है। ये चीज़ जब तक व्हाट डू यू थिंक इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो क्या सुधार आ सकेगा? हाँ, वैसा आप ज़रूर ये अच्छा सही कह रही हैं कि उनकी थिंकिंग डेवलप हुई कि दे कैन गेट अवे विद इट, यू नो। एग्जैक्टली करप्शन करते हैं हाँ। और फिर वो सोचते हैं कि हम मैनिपुलेट कर लेंगे। तो हमारे कानून में कहीं पे इस तरह के लूप होल्स हैं जिनकी वजह से उनको अभी तक बड़े बड़े लोग पकड़े गए जो करप्शन में इन्वॉल्व थे। एयान अली को देख लीजिए आप, रेड हैंडेड पकड़ी गई बट सम हाउ मैनिपुलेट करके सब कुछ, हालांकि केस अभी चल रहा है मगर वो मुल्क से बाहर चले गए, एंड आई डोंट थिंक कि वो वापस आएगी। इससे क्या होता है कि दूसरों की हिम्मतें बढ़ जाती हैं, वो सोचते हैं कि अगर एयान जो है वो गेट अवे हो सकती है तो हमें भी मतलब ये हो सकता है। तो कानून हमें सख्त बनाने हैं, और कानून बनाने से ज़्यादा जो है ऐसा ना, इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कानून तो हमने बहुत बना लिए, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, मतलब वो एग्जैक्टली सीट बेल्ट ना लगाने पर, सिग्नल तोड़ने पर, हर चीज़ पर, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, आप उनको क्रॉस नहीं करते, कहीं ये तमाम कानून मौजूद हैं, इन सब पर फ़ाइन मौजूद हैं, लेकिन FIRs नहीं कटती हैं, और अगर कट जाती हैं तो वो लोग प्रोटोकॉल्स में घूम रहे होते हैं, काम आदमी करे तो उसको पकड़ा जाता है। तो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इश्तियाक बेग साहब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल प्रोजेक्ट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग। इंशाल्लाह कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।